नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव हो चुका है और देश नई सरकार के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा है। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद जहां देश आगे बढ़ा तो वहीं एक मंथन भी शुरू हुआ हर ओर। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। अब डिपेंड यह करता है कि कौन किस तरह और कब ये समझ पाए कि अमृत किसके लिए है और विष किसके लिए है। खैर, उत्तर प्रदेश में सरकार के एक अहम व्यक्ति जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और हमारे साथ तमाम मुद्दों को लेकर वो बातचीत करेंगे और उनसे तमाम सवाल होंगे, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है और उनकी खूबी है कि जवाब भी बड़ी बेबाकी से देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल की टीम को और दर्शकों को भी। संजय निषाद जी, शुरुआत दरअसल थोड़ा सा पहले से करना चाहेंगे, हालांकि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और संजय निषाद जी के बारे में कहा भी जाता है कि वो जो हो गया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन सीखते हैं। ये लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद जो आंकड़ा आया खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, वो क्या कहता है आपके हिसाब से? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ गलतियां हुई हैं जिसके वजह से हम लोग उसे सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गलती हो गई कि एक तो हम लोग सरकार में है, सरकार में रहना था, फिर सरकार बनाना था, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना था, तो हम झूठ बोल नहीं सकते थे, झूठ के आधार पर वोट ले नहीं सकते थे। और जिसको आना ही नहीं था सरकार में, उसे 100 झूठ बोलने का प्लान बना रखा और झूठ के आधार पर प्रधानमंत्री के वीडियो को एडिट किया, गृह मंत्री के वीडियो को एडिट किया, संविधान में आरक्षण को कि 400 पार के घोड़े को आरक्षण से जोड़ दिया। आरक्षण का जो लाभ लेने वाली जातियां हैं, जैसे सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि जो ओबीसी में है, मिल्कमैन है, हमारे कुर्मी है, हमारे मौर्य हैं, ये सारी जातियां हैं। लेदर आपके जो अनुसूचित जाति में है, पासी और जो हमारे लेदरमैन हैं, ये जो ज्यादा आरक्षण की लाभ लेने वाली जातियां हैं, इनके अंदर कुछ ज्यादा ही भय व्याप्त कराया गया और इसके वजह से वोट को ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गए। निषादों का तो आरक्षण था ही नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उनके भी कुछ वोट ट्रांसफर हुए 25-30%, क्योंकि उनके कुछ मुद्दे थे, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, तालमेल नहीं हो पाया और उनको एक था कि हमारे सिंबल पर चुनाव नहीं मिला, तो उसको भी बहकाने में थोड़ा कामयाब हो गए। हमारे लोगों ने उसे लाइट में लिया, ये जो नीचे स्तर पर झूठ बोलते रहे, और इसलिए वो फाइट में आ गए। हम लोग नजरअंदाज किए, हम लोग सोचे कि सब जनता हमारे साथ है, मैंने लाभ दिया है, उनको मैंने साथ दिया, इलाज कराया, मकान दिया है, सब उनके साथ है, उनके साथ सरकार खड़ी है विकास के नाम पर। हम तो विचारधारा और विकास के नाम पर ही झूठ वोट ले सकते हैं ना, वो तो झूठ के आधार पर वोट। इसीलिए तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो आरक्षण का, जो संविधान का नारा लेकर, संविधान का किताब लेकर सदन में खड़े हैं, तो उनसे एक अपील है कि उस संविधान के किताब में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नाम है अनुसूचित जाति के आरक्षण की सूची में। ये लेदर जब जो है वाशरमैन, फिशरमैन, लेदरमैन को मिल गया, फिशरमैन जो फिसला है, जो से फुसलाया गया है, जिसे हाईकोर्ट ने कहा है कि ये पिछड़े, इनके मामले दिल्ली से हल होंगे। और जो सपा की सरकार थी 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते हमें ओबीसी से निकाल दिया था, इसके मतलब वो भी वो चाहते कि हम एससी में हैं। तो ये मामले को संविधान में बिना किसी संशोधन के जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, आरजीआई ने कह दिया कि सेंसस में 1961 के आधार पर इनकी गिनती हुई थी 1991 तक, इनकी जाति को ओबीसी में डालना ये गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक काम कांग्रेस ने किया है, तो उस संविधान में सही करके इन जातियों को अनुसूचित जाति में दिलाएं, नहीं तो ये माना जाएगा ये संविधान को लेते तो हैं लेकिन झूठ बोलते और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हम तो गौरवान्वित है कम से कम कि हमने निषाद पार्टी बनाया और जय निषाद राज के नारे लगाए। बिल्कुल। तो संजय निषाद जी, अब चूंकि सवाल एक और अहम उठता है
और वो सवाल चूंकि आप कह रहे हैं 400 पार का नारा जो है, ये इसको विपक्ष ने तो बुना लिया और बेहतर तरह से बुनाया और उसे संविधान से जोड़ दिया। संजय निषाद जी, ये 400 पार का नारा जो है विपक्ष तो बुना गया, लेकिन जब आप लोग की बात आती है तो उसे आप सही तरह से डिनाई नहीं कर पाए जनता के सामने। देखिए, हम लोग सहयोगी दल हैं और हम लोग एक विशेष वर्ग के लोगों के मुद्दे के हल को और उनको संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग जितना हमारा दायरा था, हम संत कबीर नगर की बात करें तो हम लोग 535 जो गांव थे, जो बूथ थे, वो निषाद बाहुल थे। तो मैं 505 वहां जीता हूं और जो विपक्ष का प्रत्याशी था उसके भी बूथ को जीतने में हम कामयाब रहे हैं। लेकिन इसमें कई मुद्दे काम आए। एक तो 400 पार के नारे को वो भुनाते रहे और हम लोग उसको छोड़ के उसको कभी समझाने का प्रयास नहीं किया, हम निचले स्तर तक गए नहीं। हमारे जो वर्कर थे उन्होंने आश्वस्त हो गए कि हमें वोट मिल जाएगा, मोदी के सहारे रहे और जो प्रचार प्रसार हो चुका रहा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत पार्टी को माता कहते हैं, लेकिन समय आने पर उसके साथ माता के साथ ही गद्दारी करते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिस खेत में मोदी की खेती है उसमें राउंड अप डालेंगे तो हमारी खेती कैसे होगी। तो ऐसे में तमाम लोग भी घुसपैठ हो गए थे। ये गद्दारों इस तरीके से गद्दारों की गद्दारी से जिनकी आप बात कर रहे हैं निषाद जी, क्योंकि आप कहे जाते हैं आप बेबाकी चरबात कहते हैं, ये कौन है वो लोग? नहीं, अब वो जांच का विषय है, समीक्षा हो रही है और हम तो अपनी पार्टी में भी थे। हमने बैठक की है, कुछ लोगों को हटाया हुआ और 28-29 को मैंने फिर रखा है। और जो भी इसमें रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम जिस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं उसे बीजेपी करेगी समय आने पर। हमें पूरा उम्मीद है बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है, वो समय के आधार पर करती है और उससे बढ़िया जांच भी नहीं कोई करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और यह एक बड़ा मुद्दा है कि बड़े बड़े पदों पर रहने वाले अपना ही बूथ हार जाएं, ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने गांव को नहीं संभाल पाते हैं तो क्यों जिला संभालने के लिए, विधानसभा संभालने की जिम्मेदारी देते हैं? तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गांव को सही से करें। इसके मतलब आप अब उस क्षेत्र में आप देख लीजिए, बन गए, कुछ भी जिम्मेदारी मिल गई तो जिम्मेदारी के साथ काउंटर में रहना चाहिए था। जब विपक्ष ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है तो जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें नीचे जाना चाहिए था। हम तो 5 दिन पहले बता दिए थे कि ये जातियों का वोट ट्रांसफर हो रहा है और ये जातियां उधर जा रही हैं। लेकिन उस समय अब उस जाति का नहीं सुने बेचारे, लेकिन चूंकि इतना 4 दिन के अंदर उन जातियों के अंदर 500-2000 बूथों पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो बहुत लास्ट में ही पता चलता, 2 दिन 24 घंटे पहले। क्योंकि ये 2 चरण तो नहीं कुछ कर पाए। 2 चरण 3 चरण के बाद जब इनके वर्कर खाली हो गए तो वो गांव के स्तर पर पहुंचे जहां टीवी चैनल नहीं है, अखबार नहीं है, वो अपने मोबाइल से दिखा के मोदी के झूठ को। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी मानेंगे कि मोदी का फर्जी वीडियो एडिट चल रहा हो, अमित शाह जी का गृह मंत्री का फर्जी वीडियो एडिट चल रहा हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई न हो, ऐसे वीडियो चलाने वाले आईटी एक्ट में जेल न जाएं। इसके मतलब उनको छूट दी गई। कुछ जगहों पर इस तरीके का भी अगर प्रशासन ने भी ठीक काम किया होता तो ये वीडियो वाले पकड़े जाते तो वो फर्जी बात गांव में नहीं पहुंचती कि 400 पार में देखो मोदी जी ने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ रहे थे। अंतिम दिन में बैठा था, मेरा बेटा जो विधायक है उसकी शादी का कार्ड लेके गया था तो मैं उनके ऑफिस में बैठा था, मोदी जी भाषण दे रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 को सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, हम नौकरी में कतई आरक्षण नहीं चाहते हैं। तो अब वो पहले वाला पंडित जवाहर वाला शब्द काट दिया और मोदी को कह दिया कि हम आरक्षण विरोधी हैं। मुसलमानों का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण था वहां जो है कर्नाटक वाला, तो उसको भी मोदी ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम आएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण जो मुसलमानों का उसे खत्म कर देंगे। तो मुसलमान वाला हटा दिया, आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो लोगों को लगा कि अरे यार ये आएंगे 400 पार करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये होता है। तो विपक्ष झूठ बोलने, प्रपंच और भ्रम में डालकर वोट लेने में कामयाब रहा। हम लोग अच्छा काम करके भी लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। इससे हम लोग निश्चित रूप से जीत नहीं तो सीख, अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है, हम लोग उसे सीख रहे हैं, आगे तैयारी करेंगे और जीतेंगे। देखिएगा आगे का चुनाव
बहुत बेहतर आएगा। और क्योंकि झूठ एक ही बार बोल के जनता से वोट लिया जा सकता है, और हम लोग झूठ बोल नहीं सकते थे, सरकार में जवाबदेही बनती है। संजय निषाद जी, इस चुनाव को क्या आपके अनुसार जो बड़े बड़े नेता थे, फिर वो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, केंद्र की सरकार में या फिर प्रदेश में हो, कई लोगों ने चुनाव को बहुत लाइटली लिया? देखिए, यह परिणाम हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, इधर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन क्षेत्रों में जो ओबीसी का आरक्षण का लाभ उठाने वाले जो 3-4 जातियों का नाम लिया मैं अभी, एससी में जो 2-3 जातियों का आरक्षण में लाभ लेने वाले लोग हैं, वो जब ज्यादा लाभ लिए हैं अपने वहां, तो उनको लगा कि अगर ये 400 पार हो जाएगा तब तो आरक्षण तो लाभ नहीं ले पाएंगे, तो उन लोगों ने खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। वो मतलब आप देख सकते होंगे कि उनके प्रत्याशियों ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं, कमजोर से कमजोर प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत गए, क्योंकि वो उस चीज को उन जातियों ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। अपना वोट तो दिया ही, अगल बगल के लोगों को भी समझाने में कामयाब हो गए। इसलिए ये हम लोग अति उत्साह में कि मोदी जी हैं, अति उत्साह में है कि हम इतना काम किए हैं। और यह रिपोर्ट सही भी था कि जो मोदी परिवार बनाया गया था, तो जो बूथ अध्यक्ष थे, पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि ये परिवार जो है मोदी के कामों पर सराहना करता, मोदी के साथ खड़ा है और मोदी के है। तो पन्ना प्रमुख ने रिपोर्ट दिया, बूथ अध्यक्ष ने दिया, उसने शक्ति केंद्र ने दिया, शक्ति केंद्र ने जो है मंडल अध्यक्ष को दे दिया, मंडल अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को दे दिया। तो ऐसे में वो जो आकलन था 400 पार का, तो वो बहुत अच्छा था। इसके आधार पर, लेकिन वो लास्ट में जो इन लोगों ने जो डेंट लगाया, मतलब जो झूठ और भ्रम फैलाने में इन्होंने नैरेटिव जो सेट किया, तो नैरेटिव जो सेट किया उससे वो कामयाब हो गए। और हम लोग नैरेटिव का काउंटर नहीं कर पाए, ये मामला था बहुत ये लोग बस बल हल्के में लिए, कहने लाइट में रहे, लाइट में लिया, वो फाइट में आ गए, वो जीत गए, बस। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इसमें कहीं कहीं प्रशासन की भी गलती है। जब आपके क्षेत्र में गलत प्रचार हो रहा, झूठा प्रचार हो रहा, गलत ऑडियो वीडियो चल रहा है, तो ये सब क्यों नहीं उस पर रोका गया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई, क्यों नहीं उन्हें जेल भेजा गया है आज के दिन में? तो इसका ये भी एक जांच का विषय है, क्यों नहीं ऐसे मोदी और अमित शाह के वीडियो जो चल रहे थे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये भी एक दायरे आता कि इन्होंने भी अवसर दिया कि आप ऐसा करो। दूसरा, वो जो देखिए कर्मचारी, एक तो पेंशन को लेकर, एक तो शिक्षा मित्र के छोटे छोटे जो मुद्दे थे, निषादों के आरक्षण के मुद्दे थे, इनके समायोजन के मुद्दे थे, ये जो है छोटे छोटे जो मुद्दे बैठ के भी चर्चा की जा सकते थे, वो चर्चा को हम लोग किए, लेकिन उसको धरातल पर नहीं लेके आ पाए। इसके लिए भी उसको लोगों ने झूठ बोलकर वोट लेने में कामयाब है। लेकिन मेन वही था, आरक्षण का मुद्दा, और अधिकारियों ने इसे छूट दे दिया फैलने के लिए, उसको धरातल पर ले जाने के लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब मोदी का अगर वीडियो एडिट चलता हो और उस पर एक आदमी जेल न जाता हो, तो कितना शर्म की बात है। बिल्कुल जायज बात है। अगर वायरल होता है, तो ये अगर उसे एक व्यक्ति जेल नहीं गया, मैं कहता हूं 2 लाइन टिप्पणी लिखता है ट्विटर पर, हम जेल भेज देते हैं। और एडिट वीडियो हम भेज रहे हैं कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, अमित शाह जी आरक्षण खत्म कर देंगे, हम आरक्षण के विरोधी हैं, हम कतई नौकरी में आरक्षण नहीं पसंद करते। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र था ना। लेकिन तो संजय निषाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र मोदी का हो गया, तो ये तो फ्रॉड हुआ ना। फ्रॉड फैलता रहा और उस पर कार्रवाई नहीं होना, ये गलत है संजय निषाद जी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव, देखिए मैं बात करूं, चुनाव आयोग के अंदर सरकार तो कुछ नहीं रहती है, सरकार तो जीरो हो जाती है। तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए था। मैं तो यही कहूंगा चुनाव आयोग से कि ऐसे फर्जी वीडियो बनाकर जहां वोट पड़े हैं उस पर जांच होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, और फिर से वहां वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड के आधार पर वोटिंग हुआ है, और उसको निरस्त करके फिर से वोट कराया जा। अभी देखिए किस तरीके से हम लोग जीत कराते हैं। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते। अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई किया? चूंकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देशन था कि जो है ऐसे कोई फ्रॉड वीडियो, कोई गलत वीडियो, झूठ बोलेगा, भाषण देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो प्लेटफॉर्म आईटी सेक्टर कहां काम कर रहा था? इनके जो है इंफॉर्मेशन सेंटर कहां काम कर रहा था? एलआईयू कहां काम कर रहे थे? ये जो है, ये जो मीडिया में सोशल मीडिया, इसके मतलब विदेशी मीडिया ताकतें, जो विदेशी ताकतें थी हावी हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया विदेशी है,
हमारा यूट्यूब बिल्कुल, विदेशी जाहिर सी बात है। आज के दिन में ट्विटर विदेशी है, इसके मतलब फेसबुक विदेशी है, ट्विटर इंस्टाग्राम विदेशी है, इसके मतलब विदेशियों ने चुनाव लड़ा, विदेशियों ने फ्रॉड किया और हम लोग देखते रह गए, चुनाव आयोग देखते रह गया। हम कहते हैं आज के दिन में चुनाव आयोग पर सख्त निर्देशन लेना चाहिए और इस पर डिबेट बैठना चाहिए और इस पर हमेशा के लिए इस चीज को देखना चाहिए कितने लोग जेल गए और क्यों नहीं जेल गए और क्यों नहीं इस पर रोक लगाया गया। प्रधानमंत्री छोटा चीज नहीं होता है, गृह मंत्री छोटा चीज तो होता नहीं है। इनके बयान को कोई तोड़ मरोड़ कर दे तो आम जनता का क्या होगा। छोटे इसके मतलब तमाम जो वहां के प्रत्याशी रहे उनके खिलाफ भी नैरेटिव सेट किया गया, 100 झूठ बोला गया और झूठ बोलने में कामयाब हो गए और हम लोग आंखों के सामने देखते रहे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। संजय निषाद जी, आपको लगता है कि ये जो मौका है ये कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से दे दिया गया? अगर अयोध्या में लल्लू सिंह जी इस बात को कहते हैं संविधान को लेकर कि 400 पार आ जाए तो हम संविधान बदल देंगे, मेरठ में अरुण गोविल कहते हैं, तो ये हमने दे दिया, परसी परसाई थाली दे दी। देखिए, जैसे संविधान में संशोधन कांग्रेस ने बहुत किया है, हमने भी संशोधन किया। बदलना, संशोधन को उनको बदलने में उन्होंने लगे, जैसे उनका हमको लगता जो आशय था, अब हम तो किन आशय पर उन्होंने बयान दिया, हमको लगता है कि जो एनआरसी बिल थी, जो हमारा नागरिक संहिता था, वन नेशन वन इलेक्शन का था, तो तमाम हमारे देश के लिए आवश्यक है, जनता के लिए, हमको लगता वो बिल संशोधन बिल में आ जाएगा, इसलिए हमको लगता बोले होंगे, नहीं तो और कौन से संविधान कौन संशोधन कर, कौन बदल देगा भारत का संविधान। मोदी 10 बार कह चुके हैं कि तो उसको आरक्षण से जोड़ दिया, इसलिए वो इन लोगों का जो बयान था वो घी का काम कर गया विपक्ष को। ठीक है, ये लोगों 3 लोगों का, अरुण जी का, ये जो अयोध्या वाले थे, एक महिला बदायूं की थी, ये 3 लोगों के जो बयान थे वो विपक्ष को ढेर सारा उसको खाद मिल गया, वो आके घी की तरह काम कर गया, माइलेज गेन करा दिया। राजनीति में ऐसा होता है। बिल्कुल। संजय निषाद जी, चूंकि इस पूरे चुनाव में जाहिर सी बात है आप एनडीए के सहयोगी हैं, आपकी साख जो दांव पर थी और सबसे ज्यादा थी वो संत कबीर नगर में थी। प्रवीण निषाद की हार क्या संजय निषाद जी की हार नहीं है? क्या इसके लिए एनडीए का पूरा जो संगठन था उनकी हार नहीं है? देखिए भाई, हार जीत तो एक राजनीति का हिस्सा है। हम 2 सीटें लड़े थे, हमें मिला था। एक तो निषाद पार्टी में संत कबीर नगर को माना गया कि निषाद पार्टी खाते में है, और जो है वो भदोही की सीट है। एक हारे और एक जीते हैं, 2 में से एक हारे एक जीते हैं, और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर था। तो एक तो हमारा सिंबल, अब 37 सीट हार गए, हमको भाई 1 सीट अगर मिल गया होता तो भाई वो तो हमारे लोग मनोबल से वोट डलवाते, मनोबल से वोट डालते, तो हम 100। दूसरी, हम मछुआरों के एक तरीके नेतृत्व करता है, हमें ये कहा गया कि आप अपनी बिरादरी को संभाल लीजिए और वहां बिरादरी आपका आया, बाकी हम जो है उस पर हम हो जाएंगे। तो ये जो चीजें थी, तो हम अपनी बिरादरी का वोट तो 505 बूथ जीत गए, बात समझ गए। दूसरा वहां था कि पिछले बार जो चुनाव था वहां मुसलमान बहुत अधिक हैं, वहां एससी बहुत अधिक, 5-5.5 लाख एससी है, मुसलमान 4 लाख हैं, आज यादव 2.5 लाख है। तो ये परिस्थितियां वहां बड़ा टेक्निकल हैं। वो जब हम सब वोट इकट्ठे होंगे तब, आज के दिन में ये मुसलमान बटे नहीं। पिछले बार हमारे यहाँ जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक ताकतवर कद्दावर नेता प्रभारी बन के गए थे, हम 23 दिन में चुनाव जीत गए थे। वहाँ एक हमारे पास एक क्या नाम उनका था, कौन मणि थे जो विधानसभा पर, वहाँ लोकसभा, रजनीकांत मणि, एक क्या नाम है, पूर्व विधायक थे कुशीनगर खड्डा के, कुशीनगर के, वो हमारे यहाँ प्रभारी आ गए। तो जब आप एक सहयोगी दल हम लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के तालमेल जो है मिलाने का काम जो है लोकसभा प्रभारी करता है। तो लोकसभा प्रभारी की जो तालमेल है उनको है। लास्ट में 5 दिन पहले जब मैं कहते रहा बदल दीजिए, लास्ट में 5 दिन जब रह गया, 6 दिन रह गया,
तब मैं गृह मंत्री को कहा, जब दिल्ली वहां बनारस में, तब जाके शाम को प्रभारी वहां एक जो है हमारे पास जो है संतोष सिंह है, उसके बाद परिस्थितियां बनी हैं। तो हम निषादों का वोट तो लेने में कामयाब रहे, विपक्षी जो था निषाद जोड़ रहा था उसका बूथ जीतने में कामयाब रहे। तो बाकी जो जातियों का वोट मैंने बताने कि 80 को लाभ बहुत लेदरमैन को बहुत मिला है, तो लेदरमैन पूरा ट्रांसफर हो गया, यादव जो है पूरा लाभ लिया है, वो ट्रांसफर हो गया, कुर्मियों में कुछ गया, मौर्या में कुछ गया, क्योंकि ये जातियां आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रखी हैं। तो जो असर सब पर आया वही असर हमारे वहां भी आया। तो हम तो अपने निषादों का वोट 70% संभालने में कामयाब रहे, क्योंकि आरक्षण निषादों को मिला नहीं था, इसलिए वो मूव नहीं किए। और 30% जो निषाद 25 से 30 गए हैं वो इसीलिए गए हैं, एक तो उनके आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, दूसरा उनका एक था कि सिंबल पर नहीं मिला, तीसरा वहां तालमेल नहीं हो पाया, क्योंकि सब लोग उत्साह में थे, जीत रहे थे, सभी लोग मोदी के सहारे थे, सभी लोग विकास को देख रहे थे, विकास हुआ हम वोट पाई जाएंगे। और उनका नरेटिव को कि सब लोग लाइट लिए, और इसीलिए वो विपक्ष फाइट में जीत गया। और संत कबीर नगर को निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हम तो पूरे प्रदेश में प्रचार करने जाते रहे, कभी नीचे किसी गांव में गए हों, तो जब हम पूरे प्रदेश में जहां जहां गए हैं मैक्सिमम सीटें जीते हैं। आप जाकर देख लीजिए कि जो है हमने फर्रुखाबाद के वहां के क्या नाम है वाल्मीकि जी की सीट पर गए, ऐतिहासिक। बिल्कुल, आपकी साख पर और कई सीटों पर, आपकी साख पर कोई सवाल ही नहीं है संजय जी, आपकी साख पर कोई सवाल नहीं है। अनुप्रिया जी क्या लास्ट में मैंने 3 कार्यक्रम लगाया, मैं गोरखपुर में कार्यक्रम लगाया, जहां जहां मैं कार्यक्रम लगाया वहां देखे जीते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ये एक खास बात यहाँ पर ये भी है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और मंथन में भी ये बात जाहिर सी बातें निकली होगी कि जो पिछड़ी जातियां उनका वोट ट्रांसफर हो गया। ऐसे में जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां निषाद पार्टी है, सुभाषपा है, अपना दल एस है और आरएलडी है। ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने से भी संजय निषाद जी खबर है, और तो तमाम राजनीतिक पंडित उनका भी आकलन ही है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं और उनमें आप निषाद पार्टी की अगर हम बात करें, निषादों का 70% वोट आप इधर ला पाए, अच्छी बात है, 30% छूट गया कई मसलों को लेकर, लेकिन बाकी जो है सुभाषपा, आपके मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, सही तरह से जादू चल नहीं पाया उनका। देखिए, ऐसा आरोप लगाना केवल हमारे भैया के ऊपर, आप देखिए ना बहुत जगहों पर अपर कास्ट के वोट भी ट्रांसफर हुए हैं, बूथ तो उठाकर देखिए, जब उनकी चर्चा थी बदल दिया जाए, तो वो लोग हैं। अभी हमारे यहाँ देख लीजिए, बूथ उठाकर देख लीजिए, तो बूथ देखिए खाली। आप जो जैसे हम लोग कमजोरों का नेतृत्व करते हैं, हम लोगों पास ही सब लोग हमला कर रहे हैं इनके वजह से। अपर कास्ट के भी वोट बहुत ट्रांसफर हुए हैं, तो आप उनको क्यों नहीं गिरते भाई? उन्हीं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट अपर कास्ट, वो जब इधर उधर फिसल रहा है। अब बताइए कि डॉक्टर संजय अगर पंडित जी को समझाने में समय बर्बाद करेंगे तो बेस वोट को कहां जा रहा है बताइए? हम कहते हैं पंडित जी को बल्कि सबको समझाना चाहिए, ठाकुर साहब को समझाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सभी जातियों सभी देश में है कि अपर कास्ट बीजेपी का मेरा पक्का वोट है। अब उन्हीं वोटों को संभालने में देख लीजिए, बूथ उठा कर देखिए तमाम। हमारे यहाँ तो तमाम ऐसे लोग हैं कि जो हैं अपना ही बूथ हार गए हैं। तो अगर वो अपना बूथ हारे हुए हैं और बड़े नेता हैं तो क्या माना जाएगा? इसके मतलब वो भी मूव किए हैं, बिल्कुल क्यों नहीं अपने लोगों को संभाले भाई? ठीक है, तो क्या होता है? अरे यार, मैं कह रहा हूं ना कि ढेर सारे प्रमुख बने हैं, ढेर सारे और लोग बने हैं, तमाम लोगों का रिकॉर्ड मिल गया कि कैसे कैसे उनके गांव, अपर कास्ट के गांव भी अगर हारे हैं तो इसका मतलब वहां भी वोट के ट्रांसफर, चूंकि ओबीसी का वोट अधिक है। अगर वोट नहीं मिलता हम लोगों का, निषादों का, राजभर भाई का, तो इस 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख वोट कहां से है भाई? इतने तो पंडित जी नहीं है ना, इतने तो ठाकुर साहब नहीं है ना। तो इसके मतलब हमारी जातियों ने वोट दिया है ना। पहले भी लेदरमैन नहीं देता था, पहले भी मुसलमान नहीं देता था, पहले भी यादव नहीं देता था। ये 3 जाति तो पहले नहीं देती थी। देती कौन थी? निषाद है, कुर्मी है, मौर्या है, यही जाति राजभर है। तो इसके मतलब ये 4.5 लाख 5 लाख जो वोट मिला है, ये खाली के अपर कास्ट का वोट है क्या? उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आखिर इन जातियों को बदनाम किया जा रहा है, सब भाग गए ओबीसी, तो क्या अपर कास्ट इतना वोट है? अरे हम कहते हैं उनके भी वोट कुछ गए, इनके भी कुछ गए हैं, बिल्कुल कमियों पर गए हैं। सभी जातियों ने वोट दिया है, कुर्मी ने दिया है, मौर्य ने दिया है, हमारे निषादों ने दिया, राजभर ने दिया है। बस जो नहीं देते रहे वो एकदम जो सब बसपा को देते रहे, उधर
उधर ट्रांसफर हो गए। मतलब इतने बहुत अंतर यही हुआ कि जो लेदरमैन बसपा के थे वो आरक्षण के नाम पर इनके हो गए। जो हमारे पास ओबीसी का पूरा जो हमारा वोट लेने वाले यादव थे वो पूर्ण रूप से इस बार यादव चुनाव लड़ रहे थे। वो एक भी कहीं आप देख ली पूर्ण रूप से उन्होंने मान लिया कि मैं अखिलेशवादी हूं। अखिलेशवादी लोग लग गए। मैं कहता हूं कि आज के दिन में अखिलेशवादी बनकर यादव भाइयों ने चुनाव लड़ा है और निषादों ने संजयवादी बनकर चुनाव लड़ा, इसलिए 70% हो जाए। बूथ उठाकर देखिएगा तब पता चलेगा। हवा में बोल देना कि इन्होंने वोट नहीं दिया, राजभर नहीं दिया, निषाद नहीं दिया, तो वोटवा 4.5 लाख कहां से आ गया? बिल्कुल भाई कहीं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ठाकुर हैं, 1-1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ब्राह्मण हैं, तो उनके भी वोट तो 50% पड़े ना। एक तो गर्मी थी, बड़े लोग मैक्सिमम वोट नहीं डालने गए। बस इनके देखिए, इनको समझाने की जरूरत है। ये समझ नहीं पाए कि आज के दिन में 100 रुपए का नोट है तो ये तमाम लोग 25 पाड़ कर 4 टुकड़े में 25-25 रुपए में चला रहे थे। ठाकुर साहब कहें हमारा हिस्सा इतना है, पंडित जी कहते इतना है, कुर्मी भाई इतना कर दिए, मतलब उसको 4 टुकड़े में बांट दिया 100 रुपए का नोट, हम कहा 25 में चला लेंगे। ये भूल गए कि जैसे टुकड़ा होगा वो चलेगा नहीं, चलेगा 100 रुपए जब रहेगा, एक रहेगा तब। यहाँ मुसलमान अपने को बटा नहीं कहा, नहीं टुकड़े में जाएंगे तो नहीं चलेगा, यादव बटा नहीं कहा, अरे यार टुकड़े में जाना। बात समझ गए ना? तो ये मान के चलिए इन्हें तो इनको समझना पड़ेगा ना। ये 100 रुपए के नोट फाड़ कर चला रहे थे 10 टुकड़े में, और उन्होंने अपने नोट को एकदम फिट रखा कि जितना 100% करेंसी है, ठीक है संजय निषाद जी, ये बात हो गई, करंट था, ये बात हो गई अभी तक के जो लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा। थोड़ा समय और आपका मैं लूंगा, अब चूंकि आगे की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा का, और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। ऐसे में इस पूरे उपचुनाव में निषाद पार्टी किस तरह से मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, पहली बात तो मतलब होता है कि चुप, तभी चुप रहा जाए ज्यादा उस पर। अभी देखा जाए कि समाजवादी पार्टी की, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना सभी लोग होमवर्क कर रहे हैं। हम लोग तालमेल मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई के रूप में रखते हैं और वो सहयोग उनका हम करते हैं, हमारा करते हैं। उपचुनाव निश्चित रूप से जीतना हम लोगों का चैलेंज है और जीतेंगे हम लोग, क्योंकि अब ये झूठ बोलने, क्योंकि सदन में जो अब संविधान ले गए हैं ना, वहां अब हमारी जातियां कहेंगी भाई क्यों नहीं आरक्षण पर आवाज उठा रहे हो, क्यों नहीं साथ दे रहे हो? संविधान में जो जातियां उपेक्षित हैं, लेदरमैन खा रहा, मिल्कमैन खा रहा, बाकी जातियों का हिस्सा कहाँ जा रहा? संविधान में सबका हिस्सा बनता है, तो वहां सबका हिस्सा बराबर बराबर दिला दो। अगर वे नहीं दिलाएंगे, नहीं आवाज उठाएंगे, तो वो जातियां गांव में कहेंगी ये धोखा देते हैं संविधान के नाम पर, इसलिए अब वो एक झूठ चलने वाला नहीं। तो झूठ का एक ही बार कार्ड चलता है राजनीति में, और वो कैश करा चुके हैं लोग। आज के दिन में हम लोग विकास के नाम पर हैं। परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी की पहले भी कि जो जिस पार्टी का रहता है उस पार्टी पर जो है वो लड़ता है, लेकिन हम लोग पहले से भी प्रत्याशी तालमेल भारतीय जनता पार्टी से मिला के करते हैं। और निषाद पार्टी पहले मझवा में थी, कैटेरी में थी, हम लोग सबको बराबर रहा। भाजपा निषाद पार्टी अलग नहीं, एक मिलकर लड़ती है और लड़ेंगे और जीतेंगे, बेहतर परिणाम आएगा। ये अखिलेश यादव वाला जो पीडीए का जो फॉर्मूला है संजय निषाद जी, आपको कैसा लगा? तो वही पीडीए तो कह रहा हूं कि हम कहाँ हैं, हम पिछड़े में से हमें निकाल रखे हैं अखिलेश जी 31 दिसंबर 2016 को। 18% आबादी को कहाँ गिनवाएंगे? पिछड़े में गिनवाएंगे कि अनुसूचित में गिनवाएंगे? अगर अनुसूचित में गिनवाएंगे तो उनके अनुसूचित वाले विरोध करेंगे, पिछड़े से निकलवाएंगे तो हमारा हिस्सा कैसे खा पाए? इन्होंने 31 दिसंबर 2016 को निकलवा कर राज्यपाल से नोटिफिकेशन कर रखा है। इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर पीडीए सही माने में हम गिनते हैं निषादों को, तो दिल्ली में आवाज उठाए कि यह जो निषादों का ओबीसी में हिस्सा है उसको काट कर इसको जो है एससी में बढ़ा दिया जाए, जैसे ही दूसरे प्रदेशों में है। तब तो शायद ये जातियां इनके साथ कुछ सोचेंगी, नहीं तो मान के चलिए पीडीए कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। विपक्षी संजय निषाद जी इस बात का आरोप लगाता है, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हुआ 2016 में निषाद पार्टी को, निषाद को लेकर, वो वापस जब आपकी सरकार आई तो उसे ठीक नहीं कर पाए। देखिए, आज के दिन में हमारे प्रमाणिक किसी भी चीज के लेने के लिए पहले तो इन लोगों ने कोर्ट में उठा रखा था, रोड़ा थे सपा और बसपा, इन्हें हटाया गया।
कोर्ट, जब कोई मामला कोर्ट में रहता है तो सदन में उसे विचार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट ने लाकर पिछले मतलब 6 महीने पहले कहा कि नहीं, या ये जो सपा और बसपा है या छोटे दल हैं, ये पिछड़ी जातियों के साथ धोखा नहीं करना, ये मामला केंद्र का है। तो जब आज के दिन में सफलता हमें कहाँ मिली, 70 साल बनाम 9 साल, आज के दिन में 70 साल बाद मेरे पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था। मैं कागज लेके खोता था कि मैं मझवार हूं, अनुसूचित जाति का हकदार हूं। प्रमाणिक दस्तावेज जब खोजने गया तो पता चला सामाजिक न्याय मंत्रालय से मेरी फाइल ही गायब करा रखा, जिसके आधार पर पब्लिक फाइल 74/4 1950 है। ये सब वह मुकुल वासनी और शैलजा ने, कांग्रेस के 2 लीडर थे, फाइल निकाल के ले गए, गायब कर दिया। जब आपके पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं रहेगा, कोर्ट किसके आधार पर फैसला करेगा? तो मैंने जब रैली किया, गृह मंत्री आए, माननीय मुख्यमंत्री आए, तो उन्होंने पत्र लिखा कि भाई आरजीआई ने पहली बार है कि अपने पत्र से ये अटेस्ट कर दिया कि केवट मल्ला मजवान अनुसूचित जाति का हकदार है। जब किसी पर प्रमाणिक दस्तावेज हो जाता तो लड़ाई आसान हो जाती है। तो मेरे प्रमाणिक दस्तावेज मिलने के बाद पहली सरकार बनी है 3 मोदी सरकार, उसमें हम अपने सांसदों से आवाज उठाएंगे। और विपक्ष भी अगर ईमानदार है, निषादों के साथ वादा करके आया है, तो वो भी हमारा साथ दे और सदन में इस मामले को ये मजवार जो है परिभाषित कराए। संजय निषाद जी, ये पेपर लीक का मुद्दा बड़ा उछल रहा है उत्तर प्रदेश में, किसके साथ साथ पूरे देश के अंदर। और इसमें खास बात अभी निकलकर जो आई है वो राजभर साहब की पार्टी के विधायक हैं बेदीराम, उनको लेकर एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन में मामला सामने आया और कहा जा रहा है कि पहले एक बार पेपर लीक में जेल भी काट चुके हैं और एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें बड़ा गिरोह चलाने वाला सरगना बताया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई या कोई एक्शन जो है वो लिया नहीं जा रहा है। देखिए, बिना किसी तथ्य पर आधारित किसी का उस पर चर्चा करना हमारे मुंह से ठीक नहीं देता है। क्योंकि अब ये मुद्दे जो पेपर लीक के हैं बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब बड़े मुद्दे को संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। जब मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लिए हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी को हमेशा धन्यवाद देता हूं कि उसे जांच कराते हैं, जांच में दोषी पाया जाता है, वो कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, लेकिन किसी के ऊपर बिना तथ्यों के आधार पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। निषाद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अयोध्या और धर्म के नाम पर राजनीति का क्या कोई नुकसान एनडीए और खासतौर पर बीजेपी को हुआ है? देखिए, अयोध्या को धर्म पर के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम अयोध्या को धर्म के आधार पर जोड़ते हैं तो हमें आज के दिन में ओवैसी ने फिलीपींस का नारा लगाया है, तो इसका मतलब उस सदन में विपक्ष को उसको ओवैसी को कहना चाहिए कि आप फिलीपींस चले जाओ और जो है उन्हें अब अगला उनका चुनाव रद्द कर दिया जाए। अगर विपक्ष फिलीपींस के साथ खड़ा है, मतलब राष्ट्र के खिलाफ खड़ा है, तो क्या कहा जा सकता? काहे विरोध नहीं किया वहां? तो इसके मतलब अयोध्या को आप ट्रोल करा रहे हो और वहां फिलीपींस के साथ मुंह बंद किए हुए, तो क्या चेहरा बताया जा सकता है इसको? आज के दिन में अयोध्या दुनिया के लिए है, आज भी है, कल भी रहेगा, सबका रहेगा। आज के दिन में सपा के भी सांसद जय श्री राम का नारा लगाए हैं, तो इसीलिए आज के दिन में उनको क्या जय श्री राम का जो नारा लगाए हैं, तो क्या उसको आप पार्टी से सपा निकाल देगी क्या? आज के दिन में इसके अंदर सपा खुद ही हमारे अयोध्या के साथ खड़ी है। इसमें क्या है? उसमें कुछ बिंदु मैंने पहले बता दिया कि अयोध्या का जो जाति इक्वेशन है, इस तरीके से मैंने कहा ना, कुछ अधिकारियों की थोड़ी कमी की वजह से कब्जा हुआ, उजाड़ा गया, उचित मुआवजा नहीं मिला, तमाम निषादों के भी उनके नाव को क्रूज चलाया गया। तो ये चीजों को, छोटे छोटे मुद्दे को उन लोगों ने उसको बांध के रखा था गठरी में, और जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने परोस लिया और उसे समझाने में, वोट लेने में कामयाब रहे। और हम लोग कहें लाइट में लिया इसीलिए आगे, और इन्होंने वही अयोध्या में लल्लू जी ने बयान भी दे दिया, उस बयान को और घी का काम कर गया। इसके वजह से अयोध्या में नुकसान हुआ। तो वो अयोध्या को, नगरी को राजनीति से नहीं जोड़ना जाना चाहिए। राजनीति से अगर जोड़ते हैं तो हमको लगता है कि उचित नहीं है। और देखिएगा फिर से अयोध्या आज भी रहेगी, कल भी रहेगी और हमेशा रहेगी और सबके लिए रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आपने हमें समय दिया और हमारे साथ खास तमाम सवालों का जवाब दिया। और जाहिर सी बात है, पूरे चुनाव के बाद संजय निषाद जी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था इंडिया वॉइस पर, जिसमें चुनाव के परिणामों से अब तक हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया और बड़ी बेबाकी से दिया। फिलहाल इस
खास कार्यक्रम में इतना ही। ना स्याही की दोस्त, ना सफेदी की दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।